This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ बजट ऑन स्टॉक मार्केट. हमारे साथ मौजूद है मोहसिन ईदी साहब जो कि डायरेक्टर हैं अल्फा ईदी सिक्योरिटीज़ के. इनसे हम पहले भी बहुत सारे सीजीटी वगैरह पे डिटेल में बात कर चुके हैं, इसीलिए आज हमने मुनासिब समझा कि आज इनको दावत दी जाए. नाज़रीन, बजट आ गया, आपने देख लिया. बजट जो था 2.9 बिलियन का, जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो इतने कम हैं इस 2.9 को कवर करने के लिए कि ऑलमोस्ट 1.1 ट्रिलियन जो है हमें बोरो करना पड़ेगा. डेफिसिट हमारे पास है. ये डेफिसिट कैसे पूरा होगा? ये जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, जो डेफिसिट जो कि हर साल ऐड हो रहा है टूवर्ड्स डेट, इसका जो इम्पैक्ट नेगेटिव आ रहा है वो ये यहाँ तक आ चुका है कि अगर हम 1.9 बिलियन ट्रिलियन जमा करते हैं तो उसमें से 1 ट्रिलियन हमें डेट रीपेमेंट में देना पड़ रहा है. अगर डेट इसी तरह बढ़ता जाएगा तो वो इम्पैक्ट और बढ़ता चला जाएगा. हम कहाँ पहुँच जाएंगे, कैसे ही रिसोर्स गैप ख़त्म होगा? ये एक जनरल वरी है बजट के बारे में, जिस पे अब अच्छी बात ये हुई है कि लोग खुल के बात करने लगे. और वो एरियाज़ जो लोग टैक्स नहीं देते थे, इस दफ़ा बजट से पहले बजट के बाद हमने देखा बहुत लोगों ने खुल के बातें की हैं. वो बातें जो अब तक छुपी हुई थी वो बाहर आ गई हैं, लोगों को समझ में आने लगा है. लोग अब शोर मचा रहे हैं. अभी वो इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कल वो टैक्स के हवाले से भी बात शुरू कर देंगे. जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है नाज़रीन, ये बजट ओवरऑल उनके लिए इतना बुरा नहीं था. जो स्टॉक मार्केट के स्टेक होल्डर्स ने 2 सजेशंस गवर्नमेंट को दिए थे, वो तो गवर्नमेंट ने नहीं माने. उस पर सर फहरिस्त था कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको कम किया जाए, और साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो डबल टैक्सेशन हो रही है कंपनीज़ के प्रॉफिट पे, कि एक तरफ तो 35% उनसे टैक्स लिया जाता है, उसके बाद जब वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं तो उस पर फिर 10% टैक्स होता है. इन दोनों तजावीज़ को तो गवर्नमेंट ने नहीं माना, लेकिन उसके बावजूद जो पॉजिटिव बात हुई है उसमें सबसे पहले, जिसका मोहसिन साहब से हमने पहले भी बड़े डिटेल पे डिस्कशन किया, वो था CGT के हवाले से कैपिटल गेन टैक्स. अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो ऑर्डिनेंस था, फाइनेंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2012, इज़ नाउ पार्ट ऑफ द फाइनेंस बिल. द इशू इज़ क्लोज्ड. साथ ही साथ ये भी क्लैरिफाई हो गया कि इसी ऑर्डिनेंस में, इस बिल में, कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो NPCCL कलेक्ट करेगा. मोहसिन साहब से इस पर और तफसील पूछेंगे कि ये कैसे होगा. पिछली दफ़ा भी इनसे हमने बड़ी बात की थी इस पर. दूसरी जो पॉजिटिव चीज़ हुई है कि टर्नओवर टैक्स जो था वो 1% से घटा के ½ % कर दिया गया. मोहसिन साहब, सबसे खुशनुमा बात तो ये है कि CGT का मामला फाइनली टेकन टू रेस्ट. आपसे पहले भी मैंने आपको काफ़ी इस तफसील से पूछने की कोशिश की थी कि ठीक है, अब आप बहुत क्लियरली इन्वेस्टर्स को एश्योर करा सकते हैं कि अब इस पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहे. बिल्कुल. नाउ द पीपल कैन कम बैक टू द मार्केट एंड विदाउट एनी वरीज. बट स्टिल इशू रिमेंस के NPCCL कलेक्ट करेगा. ये अब आप लोगों का मसला है NPCCL का. उस पर कहाँ तक पेशरफ्त हुई है? पिछली दफ़ा आप आए थे तो आपने बताया था कि NPCCL इसके सॉफ्टवेयर पे काम करेगा. उसके बाद तफसील बताएं. जी, नेशनल क्लियरिंग कंपनी को ही अब अथॉरिटी दी गई, जो कि पहले ऑर्डिनेंस में आया था. नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंस बिल, जो कि अब इट्स प्रीटी मच श्योर कि अब कंप्यूटराइज हो जाएगा पूरा मैकेनिज्म कैपिटल गेन की टैक्सेशन की कलेक्शन का. तो इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक सिक्योर फील करते हैं इस फॉर्म में कि जिस तरीके से उनके डायरेक्ट टैक्सेशन सॉर्ट ऑफ थिंग हो गई है, जितना भी कैपिटल गेन होगा वो कंप्यूटराइज मोड से कलेक्ट हो जाएगा. अच्छा. मेन कंसर्न इज कि इसके मेथोडोलॉजी है कि 1 साल से पहले जो भी आपने होल्डिंग की हुई है वो टैक्स एग्जेम्पशन है. उस पर कोई बात नहीं, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं है. उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए. अच्छा, लोग लेके छोड़ दे, वही चाहती है, यानी इस पे खेल वो बेच खरीद कर ना करें. डे ट्रेडिंग्स में या जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उस पे जो भी गेन होता है उस पे टैक्सेशन चार्ज किया जाएगा. नॉर्मल आदमी को टैक्स देने की जरूरत नहीं. जी जी, जो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो बेटर यील्ड की तरफ अट्रैक्शन जारी है. इनफैक्ट जो फॉरेनर्स हैं या जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस तरह की मार्केट्स को टारगेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. तो अपने फ्यूचर के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे होते हैं ना. बिल्कुल. वो एक शेयर खरीदते हैं, छोड़ देते हैं 20 साल के लिए, उसको वो डिविडेंड आता रहता है, कैपिटल बढ़ता रहता है. उससे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको इनकरेजमेंट फील होगी. बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि मार्केट में कैपिटल का जो इनफ्लो होता है वो सस्टेनेबल होता है,
और उसमें कहीं भी ये फेयर नहीं होता कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी। बहुत बड़ा एक सपोर्टिव इवेंट प्ले करता है मार्केट को सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मोटिवेट करने की सबसे बड़ी इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। इनफैक्ट दूसरे भी आगे इन्होंने इनिशिएटिव लिए कि अगर 6 मंथ्स के अंदर आपने ट्रेडिंग की है और उसमें जो गेन हुआ है उसमें देयर इज अ 10% टैक्सेशन 6 महीने से ज़्यादा अगर हो जाए। 6 महीने के अंदर। अच्छा, फर्स्ट मंथ से 6 मंथ तक अगर इन बिटवीन इस टाइम के पीरियड में आपने किए तो उसके अंदर आपको 10% देना होगा। 10% अगर आप 7th मंथ में हैं, 7 से 12 मंथ के इन बिटवीन ट्रेड किया, आपने रिटेन किया है स्टॉक्स को फिर सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपको फिर 8% देना पड़ेगा, जो टैक्स रेट कम किया है उसमें। अच्छा, तो वो भी अगेन लॉन्ग टर्म 1 to 6, इन्वेस्टमेंट। 10 और बियॉन्ड दैट 8 8 ईयर के बाद कुछ भी नहीं। ईयर के बाद कुछ, तो अगेन तो वही ये बात है क्लैरिफाई हो जाए कि लॉन्ग टर्म लोगों का जहन खुल जाए ताकि वो आसानी से काम कर सकें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 6 महीने के अंदर अगर आपने अच्छा खासा कमाया है तो उसमें से 10% दे दिया, नॉट अ बिग डील। बिल्कुल। तो वो इसी मोड से उन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स का इशू इज नाउ क्लियर और नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंस बिल। the tax department, FBR या tax officers, they will not be involved in this at all? एट ऑल की बात वो तो नहीं है, बेसिकली आपको आपको रिटर्न तो उठा के फाइल पैसे तो करना दे है, देंगे। आपको अच्छा, रिटर्न तो फाइल करना है। अच्छा, देखें आपने इनकम अर्न की है, अगेन जो ब्रैकेट यहाँ पे इस दफ़ा बताया गया आई थिंक इट्स 400,000 रुपीज़। अगर आपका इंक्रीमेंट जो ओवरऑल, अगर आप रिटायर्ड पर्सन है और आपकी ओवरऑल इनकम फ्रॉम एनी सोर्स 400,000 से है, तब भी आप टैक्सेबल नेट के अंदर आते हैं। और अगर आपने कैपिटल गेन टैक्स भी दिया है या आप डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स देते हुए आ रहे हैं, तो आप रिटर्न फाइल करते हैं। इट्स काइंड ऑफ सिक्योर फॉर यू कि आपने कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है फॉर द ईयर। ओके। रिटर्न फाइलिंग इज सॉर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आप एक टैक्स अथॉरिटी में रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि आपके इस एनटीएन नंबर के अगेंस्ट इतना इतना टैक्स इस साल के अंदर डिडक्ट हुआ है, चाहे वो वेरियस सोर्सेज से हो। इसी तरह जैसे कोई रिटायर्ड आदमी है, उसने कोई बैंक डिपॉजिट रखा हुआ है, उस पर भी तो 10% कटता है ना, वो सारी चीजें क्लब उसको भी ऐड करना चाहिए, है बिल्कुल ना? सारी चीजें क्लब शुड डिक्लेयर कि मेरे डिपॉजिट पे इतना कटा, मेरे शेयर्स पे इतना कटा, मेरी टोटल आमदनी ये थी, मुझे रेंट से इतना मिला, इससे इतना मिला, और इसके रेंट पे वो टर्नओवर टैक्स देगा शायद, है ना? बिल्कुल। तो वो सब करके वो एक रिटर्न फाइल करेगा एंड देन ही इज सिक्योर्ड। कैन टैक्स पीपल स्टिल कम एंड बॉदर हिम? देखो वो तो अब टैक्स पीपल जो हैं एफबीआर अथॉरिटीज वही ज़्यादा क्लियर कर सकती हैं कि उनका रोल अब इसमें क्या रह जाता है। बट एज पर लेमैन अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर द प्रोफेशनल ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अब इसके बाद कोई बाहर नहीं आती अनटिल अनलेस कि उसने कोई चीज़ हिडन में रखी है। अच्छा, अगर कोई हाइड करेगा वो अगर तो उनको डिटेक्ट कर दे तो पकड़ सकते हैं कि भाई आपने ये क्यों नहीं छुपाया, क्यों? बिल्कुल। आपके तो वहाँ पे डिपॉजिट पड़ा हुआ था या आपका वो म्यूचुअल फंड। अच्छा, व्हाट अबाउट जो फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, उसमें क्या होगा? फंड में जब आपका यूनिट्स रिडीम होने जाते हैं तो फंड्स, ये तो पहले हमेशा से यही था, फंड्स में कभी भी गेन टैक्स में कोई एम्बिग्यूटी नहीं रही है। जब भी रिडेम्पशन होने गई है, उस रिडेम्पशन के बेसिस के ऊपर आपकी इनिशियल वैल्यू को, एक्टिविटी को सर्टिफिकेट किया जाता था कि आपने कब बाइंग की है, कितने पे की है, और किस रेट पे आप इसको रिडीम करवा रहे हैं। तो उसका जो डिफरेंस है उसके बेसिस के ऊपर फंड्स आपका कैपिटल गेन डिडक्ट करके ही आपको पैसे देते थे। अच्छा, वो पहले से ही चल वो रहा है? पहले से यही चल रहा है, अभी इसका मेथड वही रहेगा। इससे भी स्टॉक में ये चीज़ नहीं आई है, ठीक है। और क्या देखते हैं आप? आपने देखा कि ये जैसे एफईडी ख़त्म की गई, ख़ासतौर से कह रहे हैं कि 100 रुपीज़ पर टन का इम्पैक्ट आ रहा है सीमेंट पे, उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए सीमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो हमारा ओवरऑल बजट है वो डेफिसिट की साइड पे है। हमें सेक्टर वाइज इम्प्रूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है कि हम किन सेक्टर्स, जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में पॉजिटिवली, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ये सारे के सारे वो सेक्टर हैं जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी हैं। टेक्सटाइल सेक्टर है, तो हमें तो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है और सीमेंट भी वन ऑफ दो सेक्टर्स जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जा सकता है। बहुत पोटेंशियल वहाँ पे, और इसके अंदर पोटेंशियल इतना है कि हम स्पेशली अगर देखें तो मिडिल ईस्ट की साइड पे इवन हमारी क्वालिटी तो ऐसी है कि हम काफ़ी हद तक बायलैटरल ट्रेड की हम बात करते हैं इंडिया से, तो हम काफ़ी हद तक उनसे कम्पीट भी कर सकते हैं। टेक्सटाइल में भी हम कम्पीट कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। आप देखें हमारे कपड़े जो हैं वो बिल्कुल जाते हैं। इंडिया में जो अभी हमारे लॉन वॉन गए, उन्होंने हंगामा कर दिया दिल्ली वगैरह में, जो हमारे एग्जीबिशंस हुए हैं। People are amazed at the variety and the colors and the designs जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो जब से ये फैशन इंडस्ट्री को यहाँ बूस्ट दिया गया है, फैशन शोज वगैरह होने में एकदम से जो है ना इस पे
क्रिएटिविटी जो पाकिस्तानियों की थी टेक्सटाइल साइड पे बहुत ही रिमार्केबल आई है जी। तो वो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव साइन है, और हमें बजट को अगर ओवरऑल देखना है पॉजिटिव मोड पे लेके आना है तो हमें इस तरह के इनिशिएटिव लेने होंगे जो हमें डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ लेके आएंगे, जो पॉजिटिव लेके। अच्छा, जो कुछ नेगेटिव बातें हो रही हैं उस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। पॉजिटिव तो हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स इंक्रीज ऑन फर्टिलाइजर प्लांट्स, इसको आप कैसा देख रहे हैं? फर्टिलाइजर प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स मींस आप फर्टिलाइजर में कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोई नया प्लांट लग रहा है तो उसमें उसको हाईली टैक्सेबल कर दिया गया है। क्यों? तो अच्छी बात है ना कि इम्प्रूव हो रहा है। नहीं, देखिए उसका रीजन है, उसको डिस्करेज करना चाह रहे हैं हम? उसको डिस्करेज इसलिए करना चाह रहे हैं बिकॉज फर्टिलाइजर के लिए कोर एलिमेंट जो रॉ मटेरियल गैस अच्छा अच्छा, इसको आप नहीं चाह रहे कि एक्सपेंड करे मजीद? अभी एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में, गैस नहीं दे सकते। ओके ओके, तो इसलिए उसको ब्रेक लगा। ये सेंस करता है, अदरवाइज कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तो हम लोग तो उसको वेलकम करेंगे। हाँ, बट अगर आप गैस रॉ ही मटेरियल नहीं है, गैस नहीं, जैसे एंग्रो वालों ने बेचारों ने लगाया और हम उनको गैस नहीं दे पा रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफेयर। अच्छा, ऐसी एक और नेगेटिव न्यूज़ है कि CGT रेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्टील सेक्टर इंक्रीज्ड, ये क्यों किया गया होगा आपके ख्याल में? इलेक्ट्रिसिटी पे स्टील सेक्टर को पेनलाइज किया जा रहा है कि? स्टील सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज़ तो है डेफिनेटली, इलेक्ट्रिसिटी पे है जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई और यूज़ कर लो, कोल यूज़ कर लो, कुछ और चीज़, ये मकसद है? मकसद तो ये है कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाए, बट अगेन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास गैस की सूरत में है नहीं। अगर आप डीजल की फॉर्म में जाते हैं और उसकी प्रोडक्शन में जाते हैं तो वो भी बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो कोल इज द कोल की तरफ शायद हम पुश कर रहे हैं उनको, कोल की तरफ पुश कर रहे हैं, पर कोल इतना कन्वीनियंटली अवेलेबल नहीं है। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको इतना कन्वीनियंटली उसके सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा। हाँ, उसके लिए आपको कोल जलाने का सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं है कि भाई आप डेफिनेटली हर कोई इतना बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं। सेंस तो बनता है कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट है, घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रहे, और स्टील इंडस्ट्री तो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है इनॉर्मस अमाउंट, बिल्कुल इतना गैल्वेनाइज्ड उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढें, इलेक्ट्रिसिटी पे इन्हिसार ना करें, ये मकसद हो सकता है। बिल्कुल, चले वो लुक्स ओके, मगर विल इट नॉट अफेक्ट द स्टील इंडस्ट्री इमीडिएटली? नहीं, इट विल अफेक्ट ना नेगेटिवली। अच्छा, टैक्स ऑन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये तो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड ही हुआ, ये क्या हुआ? एसेट मैनेजमेंट कंपनी देखिए काफ़ी अर्से पहले जब से एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंट्रोड्यूस की गई थी, म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे एज ए बिल्कुल नी बॉन्ड सेक्टर, उसको मोटिवेट किया गया था विद लो टैक्सेशन अमाउंट, उसमें वो बिल्कुल जीरो इसमें था। अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। इट्स अब देखें दोनों पर्सपेक्टिव हैं, हम उसको नेगेटिव लेते हैं, बट आप ये सोचें कि अगर हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करना है हमने, तो उसके लिए गवर्नमेंट को अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अब वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के लिए तमाम सेक्टर्स पे फोकस करते हुए चलेगी। अगर हम ये सिर्फ कह दें कि हमने यहाँ पे टैक्स क्यों लगाया, तो ये पॉसिबल नहीं है। द रीज़न इज़ कि हमें ये तो देखना है कि हमारी इकोनॉमी पॉजिटिव होगी तो पूरा का पूरे कंट्री के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर हमारी कंपनी में उसमें कंट्री वाइज आप देखें और इकोनॉमी फ्लरिश नहीं होती है, उसको अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं, लाइक जो अभी हम बात कर रहे हैं डेफिसिट की, अगर हमें फिर खुदा ना खास्ता IMF के पास जाना पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? पूरी इकोनॉमी पे आएगा। इंटरेस्ट रेट आपको कम नहीं करने दिया जाएगा, आपकी इन्फ्लेशनरी मेजर्स इस तरह से लिए जाएंगे, जितनी सब्सिडी है वो ख़त्म कर दी जाएंगी, ऑयल प्राइसेस आपके ऊपर टैक्सेशन लाएंगे जो कि कंट्रोलेबल नहीं होंगी। इवन दो हम विटनेस कर रहे हैं कि इंटरनेशनली अभी भी ऑयल प्राइस काफ़ी रिड्यूस हुई है, बट पाकिस्तान में इतनी रिड्यूस नहीं की गई है। हमारी इकोनॉमी अंडर प्रेशर है कंटिन्यूसली। तो अगर हम टैक्सेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो व्हाट इज़ अदर सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव? हम किस अल्टरनेट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? जो भी हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि हमने इस सेक्टर को सब्सिडाइज नहीं किया, इसको टैक्सेबल क्यों कर दिया, या इसका जो जिस तरह न्यूज़पेपर्स में भी लिखा जाता है कि ये नेगेटिव मेजर्स हैं, तो हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी को फ्लरिश होना चाहिए, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि हमें टैक्स नहीं देना चाहिए। तो ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन की बातें हो रही हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और अब तो ये बात देखिए बड़ी अच्छी हुई है इस दफ़ा, ये शायद ये आप लोग जैसे लोग आते हैं, इन्फॉर्म करते हैं लोगों को, और आप लोग आवाम की भी बात काफ़ी करते हैं, ये पार्ट ऑफ दी नेशन। अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, अब बड़ा खुल के डिबेट शुरू हो गया है कि जी कौन टैक्स नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है। जाहिर है जो कोई नहीं दे रहा है तो जो दे रहा है उस पर असर पड़ रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई कुंडा लगा रहा है तो जो बेचारा नॉर्मल बिल दे रहा है उस पर असर आ रहा है। एक तो उसको सप्लाई नहीं मिल रही, फिर उसको रेट भी बढ़ रहा है।
तो अब ये बहस बड़ी खुल के आती जा रही है, विच इज़ अ वेरी वेलकम थिंग मेरे ख्याल में। अब कौम जो है ना, बाकी छोटी छोटी जो पहले नेशनलिटी पे, मज़हब पे बातें होती थी, अब हर आदमी को इलेक्ट्रिसिटी का मसला है। कल जो हंगामा हो रहा था लियाकताबाद में, वहाँ कोई तफरका नहीं था, पठान पंजाबी है, उसमें सब एक ही थे, सभी को मसला है। तो म्यूचुअल फंड पे टैक्स लगाना इज़ वेरी वेलकम थिंग, आई थिंक इज़ ओके इफ़ दे कैन अफोर्ड इट, दैट्स माई इशू। जनवरी दिसंबर तक जो आपके स्टॉक मार्केट की हालत थी, टर्नओवर बिल्कुल नहीं था, म्यूचुअल फंड में भी टर्नओवर नहीं था, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई थी। टैक्स तो लगा कैन दे अफोर्ड दिस टैक्स? देखें, टैक्स की नौयत क्या है, क्या इनकम टैक्स पे, ठीक है, अर्न करेंगे तभी होगा, अच्छा, लॉस पे तो होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ये उसी टाइप का है, सीजीटी टाइप की चीज़ होगी ना? सीजीडी तो ऑलरेडी लगा था, हुआ है। बट वो कंज्यूमर पे था। अच्छा, अब जो भी ये एसेट मैनेजमेंट अच्छा, ये कंपनी पे हो, ये कंपनी पे, इफ द कंपनी मेक मनी दे विल पे, अदरवाइज दे विल नॉट, जी, है ना? जो हालात थे पहले 2011 के, अगर वैसे चलें तो देयर इज नो इम्पैक्ट। नो इम्पैक्ट। ओके, ठीक है, तो वो उस सेक्टर में आया था। प्लस हम जब ओवरऑल टैक्सेशन की बात करते हैं, हम टैक्स देने में जो आवाम की आप बात कर रहे हैं, आवाम रिलेक्टेंट क्यों होती है? सबसे पहले तो हम को रीज़न ये आइडेंटिफाई करें कि आवाम रिलेक्टेंट होती बोले क्यों। आप भी पार्ट है आवाम क्योंकि के। आवाम रिलेक्टेंस शो इसीलिए करती है कि आवाम को उसके रिजल्ट में कोई भी ऐसी पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आती। देखें, आप, मैं, हम सारे के सारे जो भी इस वक्त कराची में सिचुएशन हुई हैं पिछले मंथ्स में, हम सारे के सारे इनसिक्योर फील कर रहे थे कि ये लियारी के वाक़यात, ये सारे वाक़यात हो रहे थे। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम टैक्स दे भी और हम फिर भी खुद हमें सिक्योरिटी ना अनसिक्योर? मिले? हाँ, तो ये सारे कंसर्न्स डेवलप होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट ये है, आप फॉर एग्जांपल आप एक एनजीओ की एग्जांपल ले लें। एनजीओज कभी भी रमज़ान में ज़कात के लिए यूजुअली आप देखें बहुत सारे बिलबोर्ड्स हमें नज़र आते हैं, बहुत सारे इसके एक्टिविटी नज़र आती है, उनको पैसे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ये विटनेस किया जाता है कि उनकी एफर्ट्स क्या सही डायरेक्शन में जा रही हैं, तभी लोगों उनको को दिया फील जाता है। होता है कि ये काम कर रहा है। उन पे ट्रस्ट इसी तरीके से डेवलप होता है। अब हम यहाँ पे बैकफुट पे इसलिए आ जाते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है, जितना टैक्स देते हैं उतना बैकवर्ड जा रहे हैं। देखिए, ये अजीब तजाद है कि दिस इज द नेशन विच पेज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डोनेशन। यही मुल्क, गरीब मुल्क है ये। यहाँ जो एकदम गरीब आदमी होता है ना, वो भी खैरात करता है, खैरात लेने के जो मुस्तहक है वो भी खैरात करता है। ये एक अजीब कल्चर है, क्योंकि हम लोग का दिल नरम है, हम रिलीजन रिलीजन है हमारा, एक तहजीब हमारी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहसिन ईदी साहब तो महल में रहें और उनका अपना सगा भाई किसी झुग्गी में रहे, ऐसा होगा नहीं। उसको आप घसीट के अपने महल में ले आएंगे या उसको कम से कम एक घर बना के देंगे। ये हमारा कल्चर है, हमारी कमज़ोरी है। वेस्ट में ऐसा नहीं है, वहाँ आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि एक तरफ बिलियनर बैठा है, दूसरा भाई फ़कीर बैठा हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी कर देते हैं। हमारे पास कोई हाथ फैलाता है, हमारे हाथ में जो होता है दे देते, नहीं होता माफ़ी मांग लेते हैं। वहाँ थूकते हैं लोग मांगने वाले को। तो और वी आर द लोएस्ट टैक्स पेयर ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ये अजीब तजाद नहीं है, उसमें आपकी बात बड़ी सदाकत रखती है। इस पर कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ बजट ऑन स्टॉक मार्केट। मोहसिन साहब हमारे पास मौजूद हैं, मोहसिन ईदी साहब फ्रॉम अल्फ़ा ईदी सिक्योरिटीज़। मोहसिन साहब ने और हमने जो डिस्कशन अब तक की उसमें यही है कि बजट जो है ओवरऑल पॉजिटिव है फॉर स्टॉक मार्केट एंड वी होप टू सी बेटर टर्नओवर्स एंड ट्रेडिंग इन द एंड आल्सो द लेवल्स विल प्रॉब्ली इम्प्रूव। सीजीटी का मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। ईदी साहब एश्योर करा रहे हैं कि एनपीसीसीएल का जो इशू है वो सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, बहुत जल्द उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। पीपल शुड रेस्ट एश्योर्ड ऑन दिस इशू एंड दे कैन नाउ कम एंड ट्रेड। आप ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि ये कौम वो है जो चैरिटी बहुत देती है, लेकिन जब टैक्स का मामला आता है तो वहाँ पे हाथ, उस पर कंटिन्यू करें। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? देखें, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि जितनी जहाँ पे मास पॉपुलेशन होती है, ह्यूज डिस्पैरिटी होती है, वहाँ पे अगर क्लास डिफरेंस आ जाता है तो ये सारे इश्यूज आते हैं। अच्छा, ठीक। और ये क्लास डिफरेंस को अवॉइड करने का मेथड यही है कि गवर्नमेंट विच एक्ट एज ए मिडल मैन
कि जो अमीर तबका है उसे टैक्स कलेक्ट करके उनको ट्रांसफ़र करेगी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते वाह, हैं, बड़ी जो अच्छी बात। जिनको सब्सिडी दी जानी चाहिए, जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, चाहे हेल्थ में हो चाहे एजुकेशन में हो, इस तरह की फ्लरिशमेंट, ताकि डेवलपमेंट एट ऑल स्केल्स हो सके थ्रू आउट द कंट्री। इसी के बेसिकली हमारा जो ज़कात का सिस्टम है वो एक्चुअली टैक्स के लिए कन्वेंशनली उसको अगर आप देखा जाए तो उसमें टैक्स का पर्पज़ किया गया है। ज़कात इज़ द सेम थिंग कि आपको दिया गया है, यू आर द पीपल हु हैव बीन गिवन मनी टू गिव अदर्स। सही। ठीक, तो यहाँ पे भी यही है। अब उसको एज ए एक्ट ब्रिज बनाया गया है। जिस तरह ज़कात भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से होती है आज तक कभी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, वो टैक्स देने में लोग रिलक्टेंट होते हैं, यहाँ तक कि अपने फॉर्म बदल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब दूसरे दूसरे जो खैराती इदारे हैं उनको देने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती। आप देखें टैक्स कितना ज़कात कलेक्ट होता है। हम रमज़ान की अभी बात कर रहे थे कि हमारे सामने अभी 1-2 महीने के अंदर आप देखिए कितनी बड़ी एविडेंस होगी। पूरी कराची के अंदर आप देखें बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फ्लरिश कर रही हैं, नई नई ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर रही हैं। ईदी साहब इस मुल्क का एक हिस्सा हैं जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड पॉपुलर हैं बिकॉज ऑफ एन NGO। ठीक, ये वही पैसा मुल्क लेते है। हुए रोकते हैं हाथ कि भाई पता चल जाए कि चोरी का पैसा तो नहीं लेते वो। बिल्कुल, तो वो ये लेवल आ गया उनके। आप देखें ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हमारे यहाँ हैं। इंडस हॉस्पिटल है, शौकत खानम हॉस्पिटल है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, SIUT है, जो कि पूरा का पूरा जिसका दारोमदार इन फंडिंग्स पे ही है। वो चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, और उनकी बहुत बड़ा उनका रोल है। क्योंकि अगर इस तरह के हॉस्पिटल्स ना हो, जो कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर पर ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड इवन एजुकेशन। एजुकेशन में भी आप देखें बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है जो कि कमर्शियली काम कर रहा है। बट अगर आप ये कंसिडर करें कि गवर्नमेंट अगर अपना रोल प्ले कर रही होती तो वो इतना बड़ा कन्वेंशनल पार्ट आता ही नहीं, गवर्नमेंट उसमें है। तो अगेन देना ज़रूर है लोगों ने, लोग ये ज़रूर फील कम करते से हैं कम उनको एडमिशंस तो मिल रहे हैं ना, अगर ना होते तो क्या होता। अगेन एजुकेशन हमारी जो है वो भी नहीं होती। और ये हम एक शहर के लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने अप्रोच कर ली है। लेकिन जब हम गाँव में, देहातों में, विलेजेस की बात करते हैं तो उसमें प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वॉल्व नहीं है। अगेन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनकरेजमेंट, डिस्करेजमेंट, कि आपको इनकरेज किया जाए। गवर्नमेंट ये भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी कर सकती है कि आपको मुख्तलिफ जगहों पे मोटिवेट किया जाएगा कि आप अपने छोटे छोटे से स्कूल्स खोलें, वील मोटिवेट यू, वील प्रोवाइड यू सब्सिडीज, वील प्रोवाइड यू लैंड टू डेवलप दिस थिंग। तो ये सारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं जिससे मोटिवेशन होगी, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और बहुत सारे एलिमेंट्स बढ़ रहे होंगे। अभी हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ रही है। हाँ, सारे के सारे मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, जो भी आम आदमी विटनेस कर रहा होता है, वो पढ़ रहा होता है, कहते हैं गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ रही है। अगर ये एलिमेंट है कि गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ रही है विदाउट एनी गिविंग अ रीज़न कि क्यों बढ़ रही है, तो कोई भी टैक्स क्यों देगा। वो टैक्स देने में रिलेक्टेंस वहीं पे शो हो जाती है जब हम ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं कि जब हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी का मेथड ही नहीं है। जब हम कंटिन्यूसली नेगेटिव न्यूज़ सुनते रहेंगे कि आज गवर्नमेंट ने इतनी बोरिंग की, अब हमें IMF के पास जाना है, तो मीन्स कोई भी टैक्स इसलिए पे नहीं करेगा कि बाहर जाके हम पैसा दे दें। लोग मुहिब्बे वतन है, लोग ये ज़रूर पैसा देना चाहेंगे कि पाकिस्तान फ्लरिश हो, बट प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान फ्लरिश नहीं हो पा रहा है। इतने सालों से टैक्स दे रहे हैं, क्या आज तक कभी किसी ने अकाउंटेबिलिटी शो की है किसी भी गवर्नमेंट ने कि आपने ये इतना % टैक्स कलेक्ट किया, उससे हमने हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में या अदर डेवलपमेंट्स में हमने इस तरीके से यूटिलाइज़ किया है। जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपने पैसे कहाँ दिए हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। हॉस्पिटल्स में या हम दूसरे जो भी NGOs की बात कर रहे हैं, उनकी एग्जांपल्स हमें नज़र आती हैं और उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डेवलपमेंट नज़र आती है, तो हमें लगता है कि जो पैसे दिए गए हैं वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इट्स अ विटनेस हो रहे। और यही लैकिंग है जो कि डिस्करेज करती है तमाम जो भी टैक्स पेयर्स हैं। अच्छा, इस दफ़ा बजट में जो कुछ आया उसके अलावा आपकी और क्या सजेशन, जैसे आप लोगों ने डबल टैक्सेशन को रोकने की बात की थी, वो नहीं मानी गई, ये दो रिकमेंडेशन तो आपके पेंडिंग हो गए। इसके अलावा कोई और सजेशन है आप देना चाहेंगे जिससे पूरा आपका ये कॉर्पोरेट सेक्टर है ये, या जो आपकी ये स्टॉक मार्केट वगैरह पे इम्प्रूवमेंट आ सके? देखिए बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मिसिंग है। अच्छा, एक सेगमेंट तो ऐसा है जो कि हमें ओवरऑल अक्रॉस नज़र आ जाता है कि जो भी जॉब कर रहा है उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा, कंपनी ऐसे कॉर्पोरेट फॉर्म में इस्टेब्लिश हुई है तो पे कर देगी। लेकिन बहुत सारे इस तरह के छोटे लेवल के ऊपर काम हो रहा होता है
जो कि टैक्स नेट में आता ही नहीं। अच्छा। हम अक्सर आपको बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल लें, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप जाके दुकान देते हैं, क्या उस मेडिकल स्टोर का कभी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट और असेसमेंट हुआ है? क्या उसका प्रॉपर सेल्स टैक्स रसीद भी नहीं देते। बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स हैं। आप एक्चुअल देखते हैं कि चाय की डिफरेंट होटल्स हैं, क्या उन पे आज तक आपने कभी देखा है कि टैक्स है? वो भी तो रेवेन्यू अर्न कर रहा है। बहुत बड़ा इस तरह का एलिमेंट है। हम देखते हैं बुटीक्स हैं जो कि इनफॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, ना उनकी लीगल स्टेटस है कोई कि वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, ये वो है, ना उनका कोई टैक्स के अंदर रोल है। इसी तरीके से बहुत सारे बुटीक्स के साथ साथ सलून्स हैं, वो भी नहीं है। तो ये बहुत बड़े इस तरह के सेगमेंट्स हैं जो मिसिंग है। तो आपका ये है कि सारों को टैक्स नेट में लाया जाए, देखिए जब देना ही है, कॉर्पोरेट का बोझ भी कम हो जाएगा ना फिर से। बिल्कुल, देखें देना ही है तो हम एक सेक्टर को ही क्यों टारगेट करते हैं? हाँ, अब जो तो ये भी एक फैक्टर है ना कि लोग कहते हैं हम दे रहे हैं दूसरे नहीं दे रहे। ये सबसे बड़ा रिलेक्टेंस का ये भी फैक्टर है कि सबको पैरिटी पे डील नहीं किया जाता। अब जो स्टॉक मार्केट ने सजेशन दिया था उसमें सबसे बड़ा रीजन ये था कि स्टॉक मार्केट पे ऑलरेडी इतने टैक्सेस लग चुके हैं। हाँ। अब और आप इसी सेक्टर को टारगेट करते हैं, इसी को बढ़ा देते हैं या इसी को कम कर देते हैं, या इसी के अंदर आप चेंजेस करते हैं कि आप इस पर ये चेंज करके ये लगा दें। तो जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उसको तो आप फोकस किए हुए, बिल्कुल टारगेट किए हुए, जो है ही नहीं उसको, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की कितने अरसे से बात की जा रही है, 21% ऑफ जीडीपी, उस पर कोई है ही नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो हाउ वुड यू अर्न रेवेन्यू? इसी तरह होलसेलर्स हमारे नहीं दे रहे, ट्रांसपोर्टर्स नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ा कारोबार है ट्रांसपोर्टर्स का। ये जो नाटो सप्लाई बंद पड़ा हुआ उसमें $5 बिलियन ये कमाते थे ये लोग, और टोटल में कितना कमाते होंगे तो उसका मुझे नहीं एस्टिमेट है। तो ये सारे सेगमेंट्स अभी तक अनटैक्सड हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स की जो आप लोगों ने बात की कि 35% से कम करके 30 कर दिया जाए, या इंटरनेशनली या ग्लोबल रीजनली 25 है, तो उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। और मैंने जहाँ तक सुना है कि 35 के ऊपर भी 5% और भी टैक्स होता है, एम्प्लॉयज़ के लिए वो लेते हैं। 40% कॉर्पोरेट दे रहा है जबकि रीजनली 25% दे रहा है। तो ये इन कम्पिटिटिवनेस भी तो क्रिएट करता है ना वहाँ पर। बिल्कुल, देखें यही चीज़ प्रॉब्लम इनडायरेक्टली फिर इस तरीके से करती है कि जब आपके टैक्स रेट्स इतने हाई होंगे, यू कैन नॉट सर्वाइव इन द इंटरनेशनल मार्केट। आप कम्पीट नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास यील्ड इतनी नहीं है कि आप बाहर अगर सेल करें, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो चाहे कोई भी डिफरेंट सेक्टर हो, तो आप इंटरनेशनली कम्पीट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज आपकी प्राइसेस इतनी हाई होती हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। इंटरनेशनली आप दूसरे सेक्टर्स में देखें, दूसरे रीजनल एलिमेंट्स में देखें तो उनकी प्राइसेस इसीलिए लो होती हैं। बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, वो भी इसके अंदर कवरअप हो रहे होते हैं कि क्या एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से कवरअप हो रहा है। तो ये टैक्सेशन वाले इश्यूज बहुत उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और हमें मेरे ख्याल से इसके ऊपर क्लियर फोकस करके नेक्स्ट बजट आई थिंक दे शुड फोकस ऑन दिस, है ना? बिल्कुल। और इसी अच्छा 40% टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर को मिल जाना चाहिए, फिर उस पे ऊपर 10% टैक्स, ये तो काफ़ी अनफेयर है ना? वो डबल टैक्सेशन खैर इंटरनेशनली हो रही है। अच्छा। हाँ, तो वो अगेन इट वाज अ प्रपोजल कि आप इसको अगर रिलैक्स करते हैं, आप एग्जेम्पशन दे देते हैं, तो उसका आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आप फॉरेनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। देखें बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। फॉरेनर्स अगर आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पाकिस्तानी रुपये में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसका इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ सकता है वो इस पर फोकस करते हैं। तो वो ये कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनी डिवेल्यूएशन हो जाएगी, जो कि अभी प्रीवियसली हुई है। अगर मनी डिवेल्यूएशन हो जाती है तो क्या डिवेल्यूएशन का फैक्टर इतना ज़्यादा है कि वो आपकी यील्ड को वाइप ऑफ कर देगा, या इतना कम कर देगा कि वो जीरो हो जाएगा, अट्रैक्टिव नहीं रहा, तो वो फिर अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये 10% क्या फॉरेनर से भी काटा जाता है, शेयरहोल्डर से भी काटा जाता है? गेन टैक्स तो है उसमें, ये जो 10% डिविडेंड के ऊपर लिया जाता है सब पे लिया जाता है, इन सब पे लिया जाता है। अगर जो बहुत सारी हमारी कंपनीज में फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है ना, उन पे भी ये लागू है, टैक्स है, बिल्कुल टैक्सेशन है फॉरेनर्स को भी। अच्छा, अभी आपने रुपीस डिवैल्यूएशन का भी जिक्र किया, अभी आपने IMF का भी जिक्र किया, इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि ये क्या हुआ, क्यों डिक्लाइन आया है रुपीस में, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, एंड क्या हमें वाकई IMF के पास जाना ज़रूरी है? देखिए जिस तरीके से मार्केट में न्यूज़ आती हैं कि पाकिस्तान, जैसे बीच में एक रूमर आई थी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। इमरजेंसी, ये रूमर ऐसी थी कि लोग डेफिनेटली डर गए थे कि क्या होगा। इसी तरीके से जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसमें जब ये फाइनेंशियल रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो फैक्चुअल फिगर्स पोर्ट्रे किए गए थे, उसमें कहीं भी कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं था।
अच्छा, वो सारे के सारे एलिमेंट आप देख लें कंटिन्यूसली नेगेटिव जा रहे हैं। हम अगर बैंक करते हैं, हमारी पेमेंट सारी की सारी डॉलर में है, यूएस डॉलर में है, हमारे पास ओवरसीज़ का इनफ्लो ऑल्दो ज़्यादा है, 13 बिलियन आ गया आपके बट पास। इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जब इकोनॉमी पॉजिटिव नहीं होगी तो हम रूपी वैल्यू को किस तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं। हम अगेन एंड अगेन यही बात करते हैं कि जब पैसों की ज़रूरत होगी तो हम नोट छाप लेंगे। तो वो तो हम डायरेक्टली नेगेटिव एलिमेंट्स में ही जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी इस पर हम डॉलर की वैल्यू को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। डॉलर की वैल्यू जितनी रेज हो रही है, आप देखें बहुत सारे इन्वेस्टर्स फिर इस तरीके से डाइवर्ट हो जाते हैं कि डॉलर परचेज कर लेते हैं, ये तो बढ़ जाएगा। तो आप समझते हैं स्टेट बैंक ने बाइंग की, इसकी वजह से रुपया गिर गया इन ऑर्डर टू पे IMF या ट्रेड डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए? ये भी एक एलिमेंट है जरूर, लेकिन ट्रेड मल्टीपल डेफिसिट भी तो फैक्टर्स हो बहुत, सकते ये हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट भी तो बहुत बढ़ गया ना हमारा। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो भी 3 बिलियन का हो गया, वो भी फाइनेंस करना है, उसके लिए भी डॉलर चाहिए टू पे द बिल्स। रेवेन्यू नहीं है, 4 बिलियन कह रहे हैं कि वो भी IMF का भी फिगर आ रहा है, तो जाहिर है और अभी हम दोबारा बात करें IMF की तरफ जाने की, तो वो एक अलग आप समझ रहे हैं कि जाएंगे। हमारे पास अल्टरनेट सोर्स हैं, बट दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन विच इज ऑन द टेबल कि वो भी हो सकता है। बातों से, गवर्नमेंट की बातों से आपको लग रहा है कि they will go? ये इंडिकेशंस तो है कि हो सकता है कि दोबारा जाया जाए। वो आपके ख्याल में बड़ा नेगेटिव होगा? बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि हम प्रीवियसली देख के आ चुके हैं कि IMF की जो कंडीशंस हैं अगर वो इम्पोज की जाती हैं तो फिर स्लो डाउन आ जाएगा इकोनॉमी में, इकोनॉमी स्लो डाउन होगी और इनफैक्ट जो लोअर क्लास है वो तो क्रश किया जाएगा, लोअर भी नहीं रहेगी, वो जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी। वैसे बड़ी अच्छी बात है आपकी, बहुत शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन का। नाज़रीन या मेरे जहन में बड़ी क्लैरिटी आई कि इंशाल्लाह अब जो ये CGT का इशू इज़ कम्प्लीटली हिस्ट्री नाउ, और NPCCL विल टेक केयर, और उसमें कोई ज़ाती किसी के साथ नहीं होगी। जो प्रॉफिट होगा, आपने कहा कि 6 महीने तक 10%, उससे आगे होगा तो 8%, उससे आगे होगा तो 0। जिसने 1 साल का इन्वेस्टमेंट किया उसको तो फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। तो ये इशू क्लियर हो गया। बजट को ओवरऑल आपने पॉजिटिव समझा और कुछ अपने बड़ी चीज़ें। नाज़रीन, आपने इम्पैक्ट ऑफ बजट ऑन स्टॉक मार्केट आपने देखा। मोहसिन साहब ने बहुत चीज़ें क्लियरिफाई कर दी और कुछ सजेशंस भी दिए। एक बात जो इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि इत्तेफाक से ईदी फैमिली के ये मेंबर भी हैं, ये इस चीज़ को बहुत क्लोजली देख चुके हैं कि ये कौम है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देती है पूरी दुनिया में परसेंटेज वाइज, और ये साथ साथ वही कौम है जो सबसे ज़्यादा कम टैक्स भी देती है। और उसकी वजह ये बता रहे हैं कि जब लोगों को काम नज़र आता है तो यहाँ के लोग दिल खोल के देते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी चैरिटी दे देता है उठा के। तो ज़रूरत इस बात की कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जैसे कि इमरान खान ने कल बहुत ज़बरदस्त बोल्ड बात कह दी कि अमीरों से टैक्स लिया जाए और डिफेंस के बजट को कम किया जाए और साथ साथ उसको ऑडिट किया जाए। ये ईदी साहब की बात है कि जब ऑडिट होगा और लोगों को जस्टिफिकेशन नज़र आएगी, उसके अंदर कोई चोरी नज़र नहीं आएगी, तो लोग देंगे। और ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। इश्यूज़ हैव बीन फ्रेम्ड, पीपल नाउ नो, थैंक्स टू पीपल लाइक ईदी साहब और लोग जो आते हैं, इन्होंने मामलात को खोल के सामने रख दिए हैं लोगों के पास। चॉइसेस आर क्लियर। ईदी साहब ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया all segments of society should pay taxes, not only the corporate और ये स्टॉक मार्केट, नहीं, सब लोग जब देंगे बोझ सबका कम हो जाएगा और सब लोग इजीली देंगे और लोग खुशी खुशी देंगे। जो नहीं दे रहे हैं वो भी खुशी खुशी देना शुरू कर देंगे और मुल्क आस्ते आस्ते बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम पे फीडबैक देने के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplusTV.pk। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है और उसकी मदद से हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक्स रखते हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।